कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। यह प्रचारक जीवन का ध्येय, जिसे लेकर हजारों प्रचारकों ने कई पीढ़ियों तक इस वृक्ष को सींचा और आज वह विराट वृक्ष के रूप में संपूर्ण भारत में दिखाई पड़ रहा है। और यह भी एक सुखद संयोग है कि इस समय उस सर्वोच्च पद से मां भारती की सेवा भी एक प्रचारक ही कर रहा है, जिसका भी यही ध्येय है कि स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। क्योंकि 8 वर्ष में एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली है। अब जब दिल्ली से आते हैं और यहां की धरती पे आते हैं और विषय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का हो, बहुत चर्चा होती है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, हिंदुत्व क्या है। कोई कहता 100 साल पुराना है, कोई कहता 125 साल पुराना है, कोई कहता आरएसएस का क्रिएशन है, कोई कुछ कहता है। परंतु जब महाराष्ट्र की धरती पर आइए और दिल्ली से आइए, और मैं तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के समय का वह उद्घोष याद आता है कि राखी हिंदुवानी हिंदुवान का तिलक राखो, स्मृति पुराण राखो, वेद धुन सुनी में, और भूषण सुकवि जीत हद मर हठन की, देश देश कीर्ति जाकी बखानी में सुनी मैं, और शाही के सपूत शिवराज शमशीर तेरी, दिल्ली दल दाब के दीवाल राख्यो दूनी में। यानी जिन्होंने अपनी तलवार के दम पर दिल्ली को दबाकर मुगल काल में उससे दुगना अपना स्तर बना के रखा था, उस धरती पर आकर आपको एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। वैसे आजकल उनके उत्तराधिकारी, ऐसा लगता है जो स्वघोषित उत्तराधिकारी, तो इटली दल से दबे हुए हैं। फिर अब जब यहां पर आप आते हैं तो मैं उन सारे महान मार्क्स के मानस पुत्रों को बताना चाहता हूं, ये तो 400 साल पहले लिखा गया। वही हिंदुवानी क्या है, हिंदुत्व ही तो है। और आप कहते हैं 100 साल पहले, 125 साल पहले लिखा गया, कोई बात नहीं। अब हम जिसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहते हैं, जिसका स्वप्न, जिसका बीजारोपण छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया, बाद में पेशवाई एम्पायर में वो पूरे भारत में एक विराट रूप में पहुंचा, वो क्या है? आप इसके 2 प्रकार के व्याप समझिए। देखिए, मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं, तो कहा जाता है कि किसी भी स्थिति का जो निर्धारण है वो 2 तरीके से होता है। एक होता है स्पेस में। 20वीं शताब्दी तक माना जाता था किसी भी चीज का निर्धारण स्पेस में किया जा सकता है। स्पेस मतलब जिस जगह में। फिर आइंस्टीन ने उसमें एक दूसरा डायमेंशन ऐड किया, स्पेस के XYZ के अलावा चौथा डायमेंशन टाइम। क्योंकि उसने कहा कि ये जो यूनिवर्स है ये खाली स्पेस नहीं है, टाइम एंड स्पेस फॉर्म है, जिसमें स्पेस भी है, टाइम भी है। तो जरा आप देखिए कि जिसको हम अपना सांस्कृतिक, जिसको हम अपना राष्ट्रवाद कहते हैं, उसका स्पेस में व्याप क्या है और टाइम में व्याप क्या है। अभी आप सब ने हमको यहां की अधिष्ठात्री देवी महाटा देवी जी का चित्र, उनकी मूर्ति मिली। आप सभी जब इनके मंदिर में जाते होंगे और श्रद्धा से देवी जी के चरणों में अपना मस्तक झुकाते होंगे, तो मस्तक से वह श्रद्धा कहां कहां तक जुड़ती है? वो उत्तर में वैष्णो देवी से जुड़ती है, पूर्व में कामाख्या और त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुरा और असम से जुड़ती है, दक्षिण में कन्याकुमारी से जुड़ती है, मध्य में विंध्याचल से जुड़ती है, पश्चिम में तो आप हैं ही, मुंबा देवी से भी जुड़ती है, और इतना ही नहीं, वो ढाका की ढाकेश्वरी से भी जुड़ती है और बलूचिस्तान की हिंगलाज माता से भी जुड़ती है। यानी राजनीतिक दृष्टि से कोई भी क्षेत्र हमारा कहीं भी चला गया हो, जिस समय हम किसी भी श्रद्धा के सांस्कृतिक प्रतिमान पर या श्रद्धा के सांस्कृतिक दैवीय प्रतिमान पर अपनी श्रद्धा झुकाते हैं, तो उस सब पूरे व्याप में हमारा श्रद्धा का केंद्र जुड़ जाता है। और इतना ही नहीं जुड़ता है, अभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी टोक्यो में थे तो उन्होंने एक बात बोली थी, जापान में एक देवी है
जिनको कहा जाता बैजेंटीन। वो देवी किसकी हैं? गॉडेस ऑफ विजडम। उनका आसन क्या है? लोटस। हाथ में क्या है? वीणा। अब कुछ कहने की आवश्यकता है कि वो किसकी प्रतीक हैं? यह मेरा अनुमान है, शायद बैजेंटीन शब्द वीणा वादनी का ही अपभ्रंश हो। यह तो हुआ सुदूर पूर्व में। अब सुदूर पश्चिम में जाइए। अगर आप में से कुछ लोग अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन गए हों, तो जैसे यहां आप दिल्ली जाइए तो अनेक राज्यों के नाम पे भवन है। महाराष्ट्र सदन है, उत्तर प्रदेश सदन है, मध्य प्रदेश भवन है। वैसे ही वॉशिंगटन डीसी में राज्यों के नाम पे सड़कें हैं, एवेन्यू। तो मैसाचुसेट्स एवेन्यू पे इंडोनेशिया की एम्बेसी है। इंडोनेशिया क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश। और उसकी एम्बेसी के बाहर जाके देखिएगा, 12 फुट की मां सरस्वती की प्रतिमा लगी हुई है। उसके नीचे 3 बच्चे बैठे पढ़ते दिख रहे हैं और वो कहते हैं कि ये मेरे कल्चर का प्रतीक है। अब आप सोचिए, यहां बैठकर आपने देवी जी के आगे श्रद्धा से सर झुकाया और विश्व के पूरे व्याप तक जाकर आपकी चेतना एकाकार हो जाती है। यह है हमारे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का व्याप। परंतु इसे समझने के लिए विराट बुद्धि चाहिए, सूक्ष्म बुद्धि, बहुत ही क्षुद्र बुद्धि नहीं चाहिए। और इसीलिए, और इतना ही नहीं, उसका अंतर क्या होता है मैं आपको बताना चाहता हूं। 15 अगस्त 2016 को जब प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से पहली बार बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया, उस दिन मैं शाम को एक अंग्रेजी चैनल पर डिबेट में था। मैं पहले भी बता चुका हूं और आप जाके चेक कर सकते हैं। उस समय वह टाइम्स नाउ पे, उस समय अर्णब गोस्वामी वाली ही डिबेट में था। अब वहां वॉशिंगटन डीसी से एक बलूच नेता बैठे हुए थे, अहमद मुफ्ती खान, और पाकिस्तान की तरफ से जनरल शफकत सईद थे। अब उसने ये कहा, बलूच नेता ने, जो अमेरिका से बैठा था, कि इन दिस इंटायर रीजन, यानी रीजन जिसमें पाकिस्तान है, कहता है एवरी कंट्री इज हैविंग एन आइडेंटिटी, हिस्ट्री एंड कल्चर। उसने कहा कजाक से कजाकिस्तान है, उज्बेकों से उज्बेकिस्तान है, अफगानों से अफगानिस्तान है, बलूचों से बलूचिस्तान है। देन ही सेड इफ देयर इज एनी वन फेक कंट्री इन दिस रीजन विच इज हैविंग नो आइडेंटिटी एंड हिस्ट्री, दैट इज पाकिस्तान। अब ये सुनने के बाद जो पाकिस्तान के प्रतिनिधि थे वो थोड़ा से नाराज हुए। उन्होंने कहा व्हाट यू आर सेइंग, इट मींस यू आर नॉट पाकिस्तानी। अब देखिए बलूच नेता क्या कहता है, यस वी आर नॉट पाकिस्तानी, वी आर बलूच। तो वो कहता है कि पाकिस्तानी नहीं तो आर यू हिंदुस्तानी। अब सुनिए आगे वो क्या कहता है, कहता है यस वी आर बलूच, वी आर नॉट पाकिस्तानी एंड वी आर हिंगलाज माता की संतान है। देखिए हिंगलाज माता का मंदिर बलूचिस्तान। अब सुनिए, इसके बाद तो उसका आपाक हो जाना स्वाभाविक था। अब वो अंग्रेजी चैनल में हिंदी पे आ गया, अब वो अबे तबे पे आ गया और उसने कहा अबे हिंगलाज माता क्यों, फिर भारत माता ही बोल दे। अब इसके बाद उस बलूच नेता ने बोला हां मैं फिर, उसने भी हिंदी में बोला, हां मैं फिर कहता हूं हम बलूच हैं, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम हिंगलाज माता की संतान हैं और मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है, भारत माता की जय। वैसे ये बोलने के बाद उस डिबेट में क्या हुआ होगा आप समझ सकते हैं। फिर उनमें और पाकिस्तान के प्रतिनिधि में ऐसी लड़ाई हो गई कि हम लोग तो गायब हो गए। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि ये ऐसा सूत्र है कि राजनीतिक दृष्टि से वो हिस्सा किसी के भी पास चला जाए, आपकी भावना, संस्कृति और संस्कार से जुड़ा रहता है। इसीलिए जो हमारा कॉन्सेप्ट है पॉलिटिको टेरिटोरियल नेशन, यानी भू राजनीतिक राष्ट्र नहीं। राज्य वो है जो एक जमीन का हिस्सा एक पॉलिटिकल पावर से गवर्न होता है, राष्ट्र वो है जो श्रद्धा के एक केंद्र से गवर्न होता है। उसमें वह हिस्सा किस पॉलिटिकल पावर के पास है उससे ज्यादा यह महत्व होता है कि आप उसके साथ किस तरह जुड़े हुए हैं। आप देखिए हमारे राष्ट्रगान में पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा है कि नहीं? सिंध तो हमारा राजनीतिक राष्ट्र का हिस्सा नहीं है पर हमारे सांस्कृतिक राष्ट्र का हिस्सा है। ननकाना साहब, करतारपुर साहब हमारे पॉलिटिकल टेरिटरी का हिस्सा नहीं है पर हमारे कल्चरल नेशनलिज्म का हिस्सा है। सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे सिंधु सारस्वत सभ्यता कहते हैं, उसका बहुत बड़ा इलाका पाकिस्तान में चला गया। क्या कोई उसको पाकिस्तान का कल्चर मानता है? कोई पढ़ाता है उसमें हिस्ट्री में? इंडियन हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। गांधार,
आज हमारा पॉलिटिकल टेरिटरी का हिस्सा नहीं है, मगर गांधारी हमारी संस्कृति का हिस्सा है। इसलिए मैं कहता हूं हमारी संस्कृति का व्याप क्या है इसे समझना चाहिए, और उसका प्रभाव क्या है यह भी समझना चाहिए। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि हमारी संस्कृति की महानता जानते क्या है? बाकी दुनिया में जितने धर्म और संस्कृति हैं उसमें सिर्फ उस धर्म और संस्कृति को मानने वाले उसको मानते हैं। हमारे यहां जो यदि हिंदू को एक रिलीजन माने, तो हिंदू तो धर्म है, तो जो उसको नहीं भी मानते, यानी उस धर्म के या उस पंथ के या उस पद्धति के अनुयायी नहीं है, वो भी हमारे प्रतीक को अपना मानते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया में एक देश बताइए जिसका राजा टाइटल होल्ड करता हो किंग रामा, वो है थाईलैंड, जहां का राजा टाइटल होल्ड करता किंग रामा द 10th। आप सब यहां भगवान गणपति की पूजा करते हैं, कोई एक देश बताइए जिसके नोट के ऊपर गणपति का चित्र हो, तो वो भारत नहीं है, वो है इंडोनेशिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। यदि आपसे पूछूं कि कोई एक देश बताइए जहां की फर्स्ट लेडी आज भी ये मानती हो कि उनकी वंशावली भगवान राम से शुरू होती है, तो वो है साउथ कोरिया, जहां 60% लोग अपने को नास्तिक मानते हैं। हरे रामा हरे कृष्णा मूवमेंट एक दौर में यूरोप में रहा हो या आज इस्कॉन का मूवमेंट हो, इसमें से कोई भी न भारत सरकार या भारत की किसी भी सरकार के द्वारा समर्थित है, न किसी हिंदू समाज के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, परंतु वह पूरे क्रिश्चियन यूरोप से लेके मुस्लिम इंडोनेशिया तक और थाईलैंड से लेके नास्तिक साउथ कोरिया तक सब के सब उस प्रतीकों को मानते हो। तो मैं चुनौती से कहता हूं कोई दूसरी संस्कृति धर्म संप्रदाय बता दीजिए जहां उसको न मानने वाला भी उतनी ही श्रद्धा रखता हो जितना कि आप रखते हैं। कभी बैंकॉक में जाइए तो जो थाईलैंड के राजा का पुराना महल दिखाया जाता है, उसके चारों तरफ 256 गरुड़ बने हैं, और गाइड से पूछिए गरुड़ क्यों बने हैं, तो कहता है इन अवर कल्चर किंग इज कंसीडर्ड एज इनकारनेशन ऑफ हिंदू गॉड विष्णु, एंड सिंस गरुड़ इज द व्हीकल ऑफ विष्णु, सो एंटायर पैलेस इज डिजाइन्ड इन सच ए वे एज इफ इट इज सिचुएटेड ऑन द बैक ऑफ गरुड़। आप बताइए, ये हमारा विस्तार। और इतना ही नहीं, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो जाके देखिएगा मंगोलिया में जितने बड़े बड़े मकबरे हैं, इंक्लूडिंग चंगेज खां का मकबरा, नेट पे जाके फोटो ही देख लीजिएगा, उसके बाहर त्रिशूल और श्रृंगी दोनों लगे हैं। क्यों? कभी पूछिए कि मंगोलों का धर्म क्या था, तो इतिहास जो पढ़ाते तेंद्रिन था। अरे भाई, तेंद्रिन कुछ नहीं था, तंत्र का ही अपभ्रंश तेंद्रिन था, और तंत्र के देवता शिव हैं, इसीलिए वहां पर त्रिशूल आपको दिखाई पड़ता है। मंगोलिया की संसद के ऊपर सबसे बड़ी मूर्ति आप देखेंगे, एक विशाल घोड़े की मूर्ति है। वो घोड़ा कौन है? मोदी जी पहले देश के प्रधानमंत्री थे जो मंगोलिया गए, वरना आज तक कोई प्रधानमंत्री मंगोलिया गया ही नहीं था। तो वहां के प्रधानमंत्री ने लौटते समय मोदी जी को क्या भेंट किया? एक घोड़ा। वहां घोड़े की जो, इसीलिए घोड़ा वहां बड़ा पवित्र माना जाता है, इसीलिए संसद के भवन के ऊपर घोड़े की मूर्ति बनी है, और उस घोड़े का नाम है कनथक। और कनथक किसके घोड़े का नाम था? भगवान बुद्ध के घोड़े का नाम कनथक था। जैसे महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, वैसे भगवान बुद्ध के घोड़े का नाम कनथक था। अब आप सोचिए कितना व्याप हमारा दुनिया के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में है, और इससे हमें समझ में आता है कि हमारा स्पेस में वैक्यूम, स्पेस में प्रभाव कितना है। और इतना ही नहीं है, स्पेस में हम इस धरती तक सीमित नहीं है, हम वो पहली संस्कृति हैं जिसने तारों की भाषा दुनिया को सिखाई, जिसने नक्षत्रों को संज्ञा दी, जिसने आकाश से गंगा निकाली, और जिसने सागर पर सेतु बनाया।